Good morning, ma'am. I'm Selena. Hello Selena, how are you? Not good. I'm really depressed. क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? डॉक्टर, वैसे तो मैं काफ़ी हेल्दी हूँ, मगर फिर भी अपने ब्रेस्ट को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी से फील करती हूँ। जैसे लगता है कि जैसे मेरी लाइफ ख़त्म ही हो गई है। अच्छा, आप बताएंगी कि आपकी उम्र क्या है? जी 24। आप इतनी यंग होकर इतनी नेगेटिव बातें सोचती हैं। क्या आपके ब्रेस्ट में कोई तकलीफ है क्या? वो बात नहीं है डॉक्टर। एक्चुअली मैं पिछले 1 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा है, बहुत लविंग एंड केयरिंग है, बट मैंने कई बार उसको नोटिस किया है कि वो दूसरी लड़कियों के ब्रेस्ट को देखकर अट्रैक्ट होता है और ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं तो मैं उसको खुश नहीं रख पाती हूँ। जो भी आपने मुझे बताया है उससे तो मुझे यही लगता है कि आप इस बात से ज़्यादा परेशान हैं कि आपका बॉयफ्रेंड और लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और जिसकी वजह आप अपने छोटे ब्रेस्ट साइज को मानती हैं। जी हाँ। देखिए सेलिना, ब्रेस्ट का बड़ा होना या छोटा होना खूबसूरती का पैमाना नहीं है, लेकिन हाँ, महिलाओं का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सुडौल ब्रेस्ट का होना अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके ब्रेस्ट बड़े हैं और ढीले हैं तो ऐसे बड़े साइज का ब्रेस्ट का होना क्या फायदा। लेकिन अगर आपके ब्रेस्ट छोटे हैं और फर्म हैं तो आपकी सुंदरता और कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। लेकिन डॉक्टर, लड़के तो मोस्टली बड़े ब्रेस्ट वाली लड़कियों को ही प्रेफर करते हैं। ये आपको किसने कह दिया? किसी ने कहा नहीं डॉक्टर, पर मेरे बॉयफ्रेंड के बिहेवियर को देखकर मुझे ऐसा फील होता है। यहाँ आपकी सोच एकदम गलत है। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए ब्रेस्ट के साइज का बड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि पुरुषों में पेनिस के साइज का बड़ा होना या छोटा होना कोई मैटर नहीं रखता, इसी तरीके से महिलाओं में भी ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो या छोटा हो कोई मैटर नहीं रखता। सेक्स लाइफ को एंजॉय करने के लिए दोनों पार्टनर को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और अगर पार्टनर एक दूसरे को क्लाइमैक्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं या फिर एक दूसरे की इच्छा के साथ सेक्स करते हैं तो आपकी शारीरिक बनावट का कोई महत्व नहीं है। पर डॉक्टर, ये भी तो सच है कि कोई भी इंसान पहले फिजिकली अट्रैक्ट होता है, उसके बाद में सेक्स लाइफ स्टार्ट होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आपके ब्रेस्ट के साइज को देखकर या फिर उससे इम्प्रेस होकर किसी ने आपको प्रपोज किया और जब सेक्स की बारी आई और आपके ढीले ब्रेस्ट को देखकर क्या उसकी वही फैंटेसी रह जाएगी? नहीं ना। तो इसलिए ब्रेस्ट साइज डज नॉट मैटर। तो जो मैटर करता है वो है आपके ब्रेस्ट का हेल्दी और टोन होना। अगर आपके ब्रेस्ट फर्म है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद लौट आएगा और आपको महिला होने पर गर्व होगा और आपके बॉयफ्रेंड का एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। समझ गई डॉक्टर। गुड। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ जिसे फॉलो करने पर आप अपने ब्रेस्ट को फॉर्म कर सकती हैं और शेप में ला सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को कैरी कर पाएंगी। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। आपको तो पता ही होगा कि दूध पीने से सेहत अच्छी रहती है, तो आप हर रोज़ फुल क्रीम मिल्क पिए, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करें जैसे कि चीज़, बटर और हाँ, सोया मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। सोया के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं। इससे आपके ब्रेस्ट के विकास में आपको मदद मिलेगी। और हाँ, पका हुआ पपीता भी आप दूध के साथ रोज़ाना ले सकती हैं। आप घर पर मेथी के दानों को पीस लें, उससे अपनी ब्रेस्ट की मसाज करें क्योंकि मेथी के दानों में वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट में विकास होगा। इसके साथ साथ आप अपनी ब्रेस्ट पर ऑयल मसाज भी कर सकती हैं। बहुत सारे मार्केट में इजीली ब्रेस्ट ऑयल मसाज मिल जाते हैं और अगर आप जिम जाती हैं तो पुशअप्स करें, वॉल पुशअप्स करें, फ्री वेट और बेंच प्रेस ज़्यादा करें। मसाज की कोई टेक्निक्स होती है डॉक्टर? जी हाँ, बिल्कुल। आप अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म कर लें, फिर उसमें तेल डालें। उसके बाद आप अपनी ब्रेस्ट को सर्कुलर मोशन में मसाज करें। हर 10 से 12 सेकंड के बाद आप अपनी हथेलियों को ज़रूर गर्म करें और हर रोज़ 15 मिनट के लिए ये मसाज करें। इससे आपको एक और फ़ायदा हो सकता है। ये करने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जितने भी सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं ये आपको पूरे 1 महीने तक करने हैं, उसके बाद ही आपको रिजल्ट नज़र आएंगे, उससे पहले नहीं।
और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो डॉक्टर, अब मेरे अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपने जो भी बातें बताई है मैं उन पे ज़रूर अमल करूँगी। थैंक यू वंस अगेन मैम। वेलकम। हेलो मिस्टर मिसेस भाटिया, तो कहिए क्या परेशानी है आप लोगों की? डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को हस्तमैथुन की आदत है, पर ये अब छूट नहीं रही है। जी हाँ डॉक्टर, इस वजह से मेरा ध्यान कहीं पर भी नहीं लगता है और मैं बहुत थका हुआ सा फील करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप हस्तमैथुन कब से कर रहे हैं 12 साल से। और सप्ताह में कितनी बार करते हैं? यही तो प्रॉब्लम है मैम, सप्ताह में नहीं, ये तो पूरे दिन में कई कई बार करते हैं। अच्छा, फिर तो आप डेफिनेटली ओवर मैस्टरबेशन कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ डॉक्टर, और इससे मैं छुटकारा पाने के लिए काफ़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मैं अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। सेक्स करने की कोशिश करता हूँ तो भी नहीं हो पाता। देखिए, आपकी बातों से तो यही पता चल रहा है कि आपको हस्तमैथुन की एडिक्शन हो चुकी है। हस्तमैथुन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हेल्दी तब तक ही है जब तक कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुका है डॉक्टर, पर पुरुषों को हस्तमैथुन करने की ज़रूरत ही क्या है? ये उससे दूर क्यों नहीं रह सकते हैं? देखिए, आप बहुत टेंशन में हैं, इसीलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। पुरुषों के लिंग को शेप में रखने के लिए एक एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और हस्तमैथुन एक तरीके की एक्सरसाइज ही है। लिंग के टिश्यूज और ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखने के लिए और उसकी ताकत बनाए रखने के लिए लिंग का इरेक्ट होना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है और हस्तमैथुन लिंग को स्वस्थ रखता है। अगर ये ऐसी बात है तो ये लत में कैसे बदल जाती है? देखिए, आज तक इसके कोई रिकॉर्डेड डायग्नोसिस नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसके एग्जैक्ट रीज़न क्या है। लेकिन ये नॉर्मल क्रिया एडिक्शन में तब बदल जाती है जब पुरुष लोग रियलिटी और फैंटेसी में फर्क महसूस नहीं कर सकते। वो बार बार पॉर्न फिल्म्स देखते हैं और उसके साथ साथ हस्तमैथुन भी करते हैं, जबकि उनके शरीर को इस चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं। उत्तेजक फोटोग्राफ्स, वीडियोस, चैटिंग और ना जाने किस किस तरीके के साधन को ढूंढकर वो अपने कीमती समय को अपने फैंटेसी में डाल देते हैं, जबकि उस समय उनके शरीर को ज़रूरत भी नहीं होती। फिर भी ज़बरदस्ती वो हस्तमैथुन करते हैं अपनी सच्चाई से दूर भागने के लिए, और इसको हम कंपल्सिव मैस्टरबेशन कहते हैं। फोन देखने की आदत तो मैं छोड़ चुका हूँ, पर ये आदत नहीं छूटती। मैं अपनी वाइफ को भी पूरी कोशिश करता हूँ सेटिस्फाई करने की, लेकिन कोशिश बेकार जाती है। आपके शरीर में हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और न्यूरोकेमिकल्स का एक तरीके का रिजर्व स्टोर रहता है जो आपको सेक्स के दौरान पावर देता है। लेकिन आप ओवर मास्टरबेशन करते हैं तो उसकी वजह से ये भंडार आप ख़त्म कर देते हैं। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर को टाइम भी नहीं मिल पाता कि वो उसको दोबारा स्टोर कर सके। और जब आपका सेक्स करने का टाइम आता है तो आप बहुत ही थके हुए महसूस करते हैं और आप अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते। इस आदत से क्या क्या नुकसान हो सकता है मैम? इसके बहुत सारे नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बैक पेन, आँखों में धुंधलापन, बहुत ज़्यादा थकान होना, हद से ज़्यादा आलस होना, अंडकोश में पेन होना, हेयर फॉल होना और लिंग में सिकुड़न आ जाना, शीघ्र पतन होना, प्रोस्टेट में सूजन आ जाना, नींद की कमी होना, मेमोरी और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, स्ट्रेस लेना और भी बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर, मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, किसी भी लत या फिर नशे से बाहर आने के लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा। अगर आप अपनी वीकनेस के सामने झुक जाएंगे तो आप कभी भी इस लत से बाहर नहीं आ सकते। तो इसीलिए आपको अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ से उत्तेजक वीडियोस, चैटिंग, फोटोग्राफ्स ये सब दूर कर दीजिए और पॉर्न फिल्में देखना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितना हो सके नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। हेल्दी खाइए और अच्छे से रहिए। कुछ समय के लिए सेक्स और हस्तमैथुन बिल्कुल बंद कर दें। इससे आपके शरीर में हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल को स्टोर करने का मौका मिलेगा। मेडिटेशन करें,
योगा करें, स्विमिंग करें और अपने मन को कंट्रोल में रखें। जितना हो सके नेगेटिव थॉट से दूर रहें और पॉजिटिव बातें सोचें। खुद को नोटिस करें कि आप में कुछ बदलाव आया है या नहीं। देखिए, जो कुछ भी शरीर से खो चुका है उसको वापस लाने के लिए कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा, 1-2 दिन या फिर 1-2 हफ्ता नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा समय। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। देखिए, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो देखिएगा जल्द से जल्द कैसे आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि विल पावर मजबूत रखिएगा। जी डॉक्टर, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बातों पर अमल करूँगा, आज से ही करूँगा। जी हाँ, मैं भी सपोर्ट करूँगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हेलो मिस्टर मेहता, आज मिसेस मेहता आपके साथ नहीं आई? नो डॉक्टर, एक्चुअली उसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं खुद ही आ गया। नो इश्यूज। कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर, हम अपनी फैमिली बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं और इसके लिए हम पिछले 1.5 साल से ट्राई भी कर रहे हैं और मेरी वाइफ का 2 बार मिसकैरेज भी हो चुका है। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी वाइफ कभी माँ बन सकती है या नहीं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी वाइफ के जो 2 मिसकैरेज हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है? मतलब पहला मिसकैरेज कब हुआ और दूसरा मिसकैरेज कब हुआ? डॉक्टर, मेरी वाइफ का पहला मिसकैरेज लगभग 8 महीने पहले हुआ और दूसरा मिसकैरेज 3 महीने पहले। देखिए मिस्टर मेहता, 20 से 30% नॉर्मल प्रेगनेंसी मिसकैरेज में बदल जाती है, लेकिन ऐसा होने पर भविष्य में दूसरे मिसकैरेज की संभावनाएं 14% बढ़ जाती है। और अगर दूसरा मिसकैरेज हो जाता है तो तीसरा मिसकैरेज होने की संभावना 25 से 26% तक होती है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मिसकैरेज होने की बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे कि अगर भ्रूण का विकास नहीं हो रहा है तो भी मिसकैरेज हो सकता है। और तो और 50% मिसकैरेज तो सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि बच्चों के क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है। यानी कि जब भ्रूण का बनना शुरू होता है तो क्रोमोसोम्स को बार बार डिवाइड होना पड़ता है, और अगर ये नॉर्मल तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता है तो भी मिसकैरेज हो सकता है। कुछ केस में महिलाओं का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो भी मिसकैरेज हो सकता है, जैसे कि अगर उनको डायबिटीज़ है या फिर उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है तब भी मिसकैरेज होता है। क्या डॉक्टर, हमने दूसरा बच्चा प्लान करने में कुछ जल्दबाजी कर दी? नहीं मिस्टर मेहता, देखिए, कुछ स्टडीज से ये पता चला है कि अगर मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप बच्चा प्लान करते हैं तो गर्भ से संबंधित कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम होती है। और फिर आपने तो 5 महीने के बाद ट्राई किया, ये समय एकदम सही था। पर हाँ, दूसरी बार जो मिसकैरेज हुआ है उसके बाद कम से कम 8 वीक का टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी वाइफ बहुत अच्छे से स्वस्थ हो पाएंगी, दोनों तरीके से, फिजिकली भी और इमोशनली भी। जी हाँ डॉक्टर, मेरी वाइफ मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है और इसके लिए मुझे काफ़ी गिल्ट भी महसूस हो रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैंने इतनी जल्दी क्यों की। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी मिस्टर मेहता। इस केस में कपल में देखा गया है कि एक तरीके की निराशा, दुख, दर्द और कुछ खो देने की तकलीफ होती ही है, लेकिन आपको अपनी वाइफ को मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से सहारा देना होगा। आप दोनों मिलकर ही इस तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। तो डॉक्टर, हम फिर से बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, जैसे कि दूसरी बार मिसकैरेज हो चुका है, इस लिहाज से पहले आपको अपनी वाइफ का चेकअप कराना चाहिए। उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि उनके हार्मोन्स या फिर इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और हाँ, आप दोनों के ब्लड टेस्ट करके क्रोमोसोम की भी जांच करनी होगी। और हाँ, आपके डॉक्टर इस बात की भी जांच करेंगे कि कहीं यूट्रस में प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी जांच करने के बाद ही आपको सलाह दी जाएगी कि आप कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ओके, तो मतलब जांच से पहले ये पता नहीं किया जा सकता है ना? देखिए मिस्टर मेहता, आमतौर पर मिसकैरेज के 2 हफ्ते तक संभोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइफ को वक्त चाहिए रिकवर होने के लिए, और 6 हफ्ते के अंदर अंदर उनके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं।
लेकिन अगर उसके बाद आपको ये महसूस होता है कि आप लोग रेडी हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आगे बढ़ें। इस बीच में आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लेकर आइए, क्योंकि आपकी वाइफ को इस समय पर बहुत सारे विटामिन्स और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होगी। तो उनके खाने में हरी सब्जियां, अंकुरित चीज़ें जैसे कि चना, मूंग, बीन्स इत्यादि शामिल करें। स्मोकिंग से दूर रहें, ड्रिंक नहीं करें। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो उसकी भी एक लिमिट रखें। अपनी वाइफ को वॉक पर लेकर जाएं, उन्हें खुश रखें। फिर देखिए कि आप कैसे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखते हैं। जी डॉक्टर, तो मैं अभी से इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। वेलकम। हेलो डॉक्टर। हेलो रवि, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मेरे पेनिस का साइज जो है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, पेनिस का साइज पुरुषों के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग होता है। फिर भी बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि पेनिस के ढीले होने की अवस्था में पेनिस की एवरेज लंबाई 2.8 से लेकर 3.9 इंच तक होती है और उसकी परिधि 3.5 से लेकर 3.9 इंच तक होती है। पर पेनिस जब इरेक्ट होता है तो उसकी एवरेज लंबाई होती है 4.7 से लेकर 6.3 इंचेस तक और उसकी परिधि होती है 4.7। पर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके पार्टनर ने आपको कहा है कि आप उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ। और तो और ऐसा है कि जैसे मैं जेंट्स टॉयलेट में जाता हूँ तो मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को मिस्टर रवि, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि पुरुषों में पेनिस साइज सेल्फ एस्टीम की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप कभी भी महिला से पूछ कर देखेंगे तो उनके लिए पेनिस साइज डज नॉट मैटर और आप अपने पार्टनर को सेक्स के इतने सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से खुश कर सकते हैं और उसको ऑर्गेज्म तक पहुंचा भी सकते हैं। रियली? पर महिलाओं को क्या पसंद है ये कैसे जाने? देखिए, कभी कभी बड़ा पेनिस भी महिलाओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उनका गर्भाशय ग्रीवा सेक्स के दौरान थोड़ा उभरा हुआ होता है और बड़ा पेनिस उस पर चोट करता है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। और दूसरी बात, महिलाओं का जी स्पॉट उनकी योनि के मुख से 2 इंच ही अंदर होता है। तो पेनिस की लंबाई के बजाय अगर उसकी परिधि अधिक हो या फिर यूं कह लीजिए कि उसका मोटापन अधिक हो, तो महिलाओं को बहुत जल्दी ऑर्गेज्म तक पहुंचाया जा सकता है। बस बात यहीं आकर रुक जाती है कि आप अपने पार्टनर को फोर प्ले में कैसे सेटिस्फाइड करें। देखिए, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि फोर प्ले भी सेक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप ओरल सेक्स या फिर फोर प्ले या फिर एनल सेक्स के द्वारा वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर मुझे बता सकते हैं कि मेरे जैसे लोगों के लिए सेक्स करने का पोजीशन कौन सा सही रहेगा? सेक्स प्रोसेस एक्चुअल सेक्स करने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। आपकी बातचीत से, आपकी नोक-झोंक से आपका मूड क्रिएट होता है और जब आप फोर प्ले करते हैं तो वही मूड बदलकर उत्तेजना का रूप ले लेता है। उसके बाद सेक्स शुरू होता है और अगर आप इन सब बातों में टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद सेक्स करने की सोचते हैं तो बहुत अच्छा है और आपके लिए डॉगी स्टाइल या फिर वी स्टाइल दोनों पोजीशन ही ठीक रहेंगी। ओके, तो डॉक्टर कोई ऐसी बात है ध्यान में रखने के लिए जिससे कि मैं अपने पेनिस का साइज बढ़ा सकूं? जी हाँ, आप पेनिस एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं और एक्सरसाइज करने से वो मसल्स स्वस्थ और फिट रहते हैं। जेल्किंग एक्सरसाइज से आपके पेनिस के साइज में बढ़त होगी और उसकी परिधि भी बढ़ सकती है। कार्डियो एक्सरसाइज करें जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेगा और मजबूत कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको इरेक्शन में भी हेल्प करेगा। मोटापा ना बढ़ने दें, वेट पर कंट्रोल रखें, स्ट्रेस से दूर रहें। अगर आप स्मोक करते हैं तो अभी के अभी छोड़ दें। अगर आप अपने गले, लंग्स, हार्ट के लिए स्मोक नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम अपने पेनिस के लिए ही स्मोक छोड़ दें।
और हाँ, हर दिन हेल्दी डाइट लें। बिल्कुल। एक आपसे आखिरी बात पूछनी थी कि जेल्किंग एक्सरसाइज के अलावा किसी सर्जरी से पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कुछ लोग फैट इंजेक्शन लेते हैं जो आपके पेनिस की शेप को बिगाड़ सकता है। सिलिकॉन इंजेक्शन बहुत ही घातक साबित हुआ है और डर्मल ग्राफ्टिंग से स्कार टिश्यूज बन सकते हैं जो आपके पेनिस को टेढ़ा कर सकता है। तो इसीलिए आप पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि इसके आज तक कोई भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आए हैं और ना ही पेनिस को बढ़ाने के लिए कोई दवाई बनाई गई है। तो एकमात्र उपाय यही है कि आप जेल्किंग एक्सरसाइज ही करें, उसी से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं अभी से ही आपकी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हेलो डॉक्टर। हेलो, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर ऐसे तो कुछ परेशानी नहीं है, बट कुछ जानकारी लेने आई हूँ मैं आपके पास। किस तरह की जानकारी? सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट मेरे हस्बैंड एनल सेक्स करना चाहते हैं, जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, ओरल और वजाइनल सेक्स की तरह ही एनल सेक्स भी होता है, लेकिन वो आप दोनों पार्टनर की रजामंदी के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके एनस में आपके पार्टनर के द्वारा पेनिट्रेशन होता है और आपके एनस में बहुत सारे नर्व्स के सिरे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये एक रिंग जैसे मसल से घिरा हुआ होता है जो मल त्याग के बाद खुद ब खुद टाइट हो जाता है। और इसी वजह से अगर कोई महिला फर्स्ट टाइम एनल सेक्स ट्राई कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो क्या इस तरह के सेक्स में प्रेगनेंसी के कोई चांसेस होते हैं? रेक्टम और एनस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मलाशय और गूदा, ये आपके पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और वजाइना आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो इसीलिए एनल सेक्स करने से प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एनस और वजाइना आसपास होते हैं, तो अगर संभोग के दौरान किसी भी तरीके से आपके वजाइना में अगर वीर्य चला जाता है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एनल सेक्स सेफ है? अगर प्रेगनेंसी के लिहाज से देखते हैं तो एनल सेक्स सेफ है, लेकिन एनल सेक्स से और भी दूसरे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि एसटीआई और एसटीडी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओरल और वजाइनल सेक्स से भी ज़्यादा। वो कैसे डॉक्टर? देखिए, रेक्टम यानी कि मलाशय, इसके वॉल बहुत पतले होते हैं और इसमें लुब्रिकेशन भी नहीं होता है और आपके एनस की टाइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि एनल सेक्स के दौरान रेक्टम के जख्मी होने, कटने या छिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसमें वीर्य जाने से या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड जाने की वजह से आपको सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं। कुछ बड़े इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि गोनोरिया, क्लैमिडिया, यौन अंगों में हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, HIV और एनल सेक्स से तो HIV होने की 30% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार एनल कैंसर की ज़्यादातर मुख्य वजह होती है HPV इन्फेक्शन और ये वो वायरस है जो संभोग के दौरान बहुत ही आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल जाता है। और उन्हीं की स्टडी के अनुसार एनल सेक्स करने वाले दोनों पार्टनर को एनल कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। और हाँ, एक और परेशानी हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा एनल सेक्स कर रहे हैं तो आपके एनस के मसल्स लूज होने लगते हैं, जिससे उसकी टाइटनेस ख़त्म होने लगती है और आप मल को रोक नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो इतना होता है कि आप टॉयलेट जाने तक के लिए भी मल को नहीं रोक पाते हैं। ओह, तो डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि सेक्स सेफ हो? अगर आपको एनल सेक्स करना है तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना कॉन्डम के एनल सेक्स करना अनसेफ होता है। अगर आप लेटेक्स के कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वाटर बेस्ड
ल्यूब्रिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पेन से भी बचाएगा और STI से भी बचाएगा। अगर एनल सेक्स के बाद आप वजाइनल सेक्स करना चाहते हैं तो कॉन्डम बदलना ना भूलें और कोशिश करें कि एनल सेक्स के बाद ओरल सेक्स ना किया जाए। एनस में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो वो बैक्टीरिया आपके वजाइना के थ्रू आपके अंदर जाकर यूरिनरी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। एनल सेक्स के बाद अगर आपको खून आता है या सूजन हो जाती है या किसी भी तरीके का श्राव आता है तो आप जल्द से जल्द जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और हाँ, एनल सेक्स से पहले आप एकदम रिलैक्स रहें, जिससे आपको पेन कम होगा। लेकिन अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत सेक्स बंद कर दें। आई होप अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे। कुछ और भी अगर पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। जी हाँ, सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल ID पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।